नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया और एक ऐसा आविष्कार किया कि सारी दुनिया अमेरिका से डरने लग गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर बॉम्ब की। और उस न्यूक्लियर बॉम्ब के जो पिता है वो मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे। इन्होंने ही आविष्कार किया था न्यूक्लियर बॉम्ब का। और जब इन्होंने डेमो देखा उसका, जब इसकी टेस्टिंग की गई, तो इनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकला कि मैं अब दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान बन गया हूं, मेरे हाथों में खून लग गए हैं। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." ये जो इंसान है भगवत गीता से बहुत ज्यादा इन्होंने प्रेरणा ली है। इनकी एक फिल्म अभी आई है, तो काफी ट्रेंडिंग में ये टॉपिक चल रहा है कि ऐसा क्या है इस इंसान में और ऐसा क्या इन्होंने किया है। हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपने शायद और कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं जो इनके बारे में जो बताऊंगा वो काफी हद तक बहुत नॉलेजेबल चीज होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास में और बात करते हैं इस इंसान के बारे में और पूरी हिस्ट्री के बारे में। दरअसल मैं बात कर रहा हूं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, पहला विश्व युद्ध। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब एक ट्रीटी साइन की गई थी। सब देश मिलकर के एक सिग्नेचर कर रहे थे कि भाई उस वॉर के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, किस किस की गलती थी। और उस ट्रीटी के अंदर जर्मनी देश को बहुत ज्यादा ऐसे बोला गया कि उन्होंने जर्मनी देश ने बहुत नुकसान किया है, बहुत गलतियां की है। इसीलिए अमेरिका, ये जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देशों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर बहुत अत्याचार किया और उस देश के ऊपर बहुत पेनल्टीज लगा दी। उस वक्त जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति थे, अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर बहुत ही, हम कह सकते हैं कि गुस्से वाले व्यक्ति थे और उनको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उनके जो फिर उन्होंने लोगों को संबोधित करना शुरू किया, भाषण देना शुरू किया और लोगों से बहुत उनको अट्रैक्शन मिला। अडोल्फ हिटलर ने सिर्फ एक चीज ठान रखी थी कि जर्मनी को मैं वापस प्राइड दिलाऊंगा और जर्मनी पूरे देश में, पूरे विश्व में सर्वप्रथम होने वाली है। अब इसी को देखते हुए अडोल्फ हिटलर का राज आ गया जर्मनी के अंदर। वो जीत गए इलेक्शंस वगैरह और उसके बाद में वो शुरू कर दिया उन्होंने दूसरे देशों में अटैक करना। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने पोलैंड देश के ऊपर अटैक किया और उसी वक्त दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले कुछ साइंटिस्ट ने एक न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है, उस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को प्रूव कर दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको सक्सेसफुली बना दिया। वो जो न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन थी वो एक ऐसा रिएक्शन था जिसके बाद में पूरा विश्व एटम बॉम्ब बनाने की तरफ चल पड़ा। सारा विश्व चाहता था कि एटम बॉम्ब बने और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि जर्मनी ने इसी के साथ जर्मनी के अंदर जब ये चीज हुई थी तो जर्मनी में सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और प्रक्रिया शुरू जैसे ही हुई तो जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको बहुत डर लगा कि अगर जर्मनी के हाथ या फिर अडोल्फ हिटलर के हाथ में अगर परमाणु बम आ गए तो पूरी दुनिया जो है वो हम कह सकते हैं कि खत्म होने वाली है। जो जर्मनी के अडोल्फ हिटलर थे उनको ज्यूइश व्यक्ति जो थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, यानी कि यहूदी बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनसे काफी नफरत करते थे वो। ऐसा कहा जाता है कि लाखों यहूदियों का उन्होंने कत्ल करा दिया, जर्मनी के अंदर ही कत्ल करा दिया। तो यहूदी लोग उनसे बिल्कुल भी नाखुश थे। तो बात करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस कहानी की। ये मेरे पीछे जो व्यक्ति देख रहे हो ये है जूलियस ओपेनहाइमर। और ये जो ओपेनहाइमर व्यक्ति है, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में। इनके पिताजी जर्मनी से ही आए थे और ये भी एक ज्यूइश व्यक्ति थे। और जैसे कि अमेरिका में जन्म हुआ तो अमेरिका में ही पले बड़े। इनके पिताजी बहुत रईस फैमिली से थे, तो शुरुआत से ही इनको अच्छी स्कूल में डाला गया और ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे। इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं और इनका कहां यूज हुआ वो भी हम पूरी बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं एक वर्ड एटम से। हम परमाणु बम की बात करने
परमाणु बम की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको कुछ थोड़ी सी साइंस इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ड एटम। एटम आपने सुना होगा, मतलब परमाणु। एटम जो है वो सबसे छोटी चीज है किसी नॉन लिविंग की। अगर मैं बात करूं, जैसे ये पेन है, तो ये पेन जो है ये छोटे 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 कणों से मिलकर के बना है। जैसे कोई चौक होती है, चौक से हम लिखते हैं, उसको रब करते हैं, नीचे देखना छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे होते हैं उसके। तो छोटे, सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल है उसको एटम बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एटम की शुरुआत 1804 में डाल्टन की एक थ्योरी आई थी, उसके बाद में हुई। लेकिन कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि ये एटम की जो शुरुआत है वो इंडिया के अंदर महर्षि कन्नड़ ने बहुत सालों पहले ही कर दी थी। तो ये एक तरीके से असमंजस है कि किस किस तरफ से ये शुरुआत हुई थी। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी खोज की जे थॉमसन ने, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने एटम के अंदर पाई जाने वाली ये इंपॉर्टेंट चीजों की खोज की। अब दिसंबर 1938 की बात है, जब एक दो महान वैज्ञानिक ऑटो फ्रिच और लीज मित्नर, ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी रिएक्शन की खोज की। ये जो रिएक्शन थी वो थी न्यूक्लियर फिजन की। ये दोनों साइंटिस्ट जो है ये एक्चुअल में फिजिक्स थे, केमिस्ट नहीं थे, फिजिक्स थे। फिजिक्स का इनको बहुत नॉलेज था। दिसंबर 1938 में ये दोनों फिजिक्स के महान साइंटिस्ट और ये दोनों ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, ये दोनों केमिस्ट्री के बहुत महान साइंटिस्ट। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन ने एक बहुत बड़ी रिएक्शन की, और वो रिएक्शन थी न्यूक्लियर फिजन की। ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन थी कि पूरी दुनिया इसको देखने के बाद में खुश हो गई, और हर एक देश चाहता था कि अब ये रिएक्शन के बाद में मैं जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ये रिएक्शन बहुत जरूरी थी। और इसके बाद ही शुरुआत हो गई सब चीजों की। न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, देखिए। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो एक यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन आके जब टकराता है तो इसके अंदर से ये जो न्यूक्लियस है ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया। दो में डिवाइड होने के बाद में इसके अंदर से तीन न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये जो एनर्जी है वो करीबन E इज इक्वल्स टू mc²। m होता है मास और c होता है लाइट की स्पीड। अब बोलने में बड़ा छोटी सी चीज लग रही होगी, एनर्जी निकलती है और इतनी सी एनर्जी निकलती है, लेकिन जब कल्पना की गई कि ये जो एनर्जी है वो कितनी है, तो एक एटम के अंदर से, एक न्यूक्लियस के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। सोचो यूरेनियम का इतना सा कोई पीस है, उसके अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, करोड़ों अरबों एटम्स होंगे। उस एक एटम के अंदर से अगर इतनी ऊर्जा निकल रही है तो सोचो करोड़ों एटम्स के अंदर से कितनी ऊर्जा निकलेगी। और ये थी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और इसी के बाद शुरुआत हो गई। सारे देश चाहते थे कि इस रिएक्शन की हेल्प लेकर के हम जो है वो आगे बढ़े और न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे पहले बनाएं। और इसी के साथ शुरुआत कर दी जर्मनी ने सबसे पहले, और जर्मनी के अंदर लेबोरेटरी के अंदर इस रिएक्शन से जो आगे वाली प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह होना शुरू हो गए, बहुत सारे साइंटिस्ट को हायर किया गया और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। इस बर्लिन में, जब बर्लिन में ये सब हो रहा था, तो जो दो महान साइंटिस्ट थे, जो आपको लीज मित्नर दिख रही है, लीज मित्नर ने क्या किया, ये भी एक जूइश थी, मतलब यहूदी थी। तो इनको लगा कि अडोल्फ हिटलर इनको या तो पकड़ देंगे, इनको मार देंगे, क्योंकि इनसे वो लेना चाहते थे, फॉर्मूला लेना चाहते थे कि फिजन का क्या फॉर्मूला है। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी डायरी में वो फॉर्मूला रखा और वहां से वो डेनमार्क की तरफ चली गई। जब डेनमार्क गई तो वहां जाके उन्होंने नील बोहर, एक साइंटिस्ट थे, उनसे मिली। नील बोहर एक बहुत महान साइंटिस्ट है, आपने सुना होगा। नील बोहर से जब जाके वो मिली, उन्होंने सब बताया कि जर्मनी के अंदर अब ये एटॉमिक बॉम्ब जल्दी से बन जाएगा, और जर्मनी में एटॉमिक बॉम्ब बन गया तो दुनिया के लिए खतरा है। नील बोहर ने यही बात दो महान साइंटिस्ट से कही, और ये दो महान साइंटिस्ट थे, एक थे लियो सिजराल्ड और एक थे एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब की शुरुआत की, हाइड्रोजन, और इसीलिए इनको हाइड्रोजन बॉम्ब के पिता के रूप में माना जाता है।
इन दोनों से इन्होंने बात की कि आप ये चीज अमेरिका तक पहुंचाओ, क्योंकि अमेरिका उस वक्त पावरफुल देश था कि ये जर्मनी के अंदर अगर एटॉमिक बॉम्ब बन गया तो बहुत खराब चीजें हो जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि हम तो अभी नए नए साइंटिस्ट हैं, हमारी बात अमेरिका नहीं सुनेगा। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, या फिर हम कह सिर्फ इन लियो ने, इन्होंने आइंस्टाइन से मुलाकात की, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि उस वक्त के बहुत महान साइंटिस्ट थे, और आइंस्टाइन को सारी बातें बताई कि ये सब चीजें हो रही है जर्मनी में। आइंस्टाइन ने फिर एक पत्र लिखा उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट को, रूजवेल्ट नाम के व्यक्ति थे, मिस्टर रूजवेल्ट, इनको एक पत्र लिखा और कहा कि जर्मनी के अंदर एटॉमिक बम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रूजवेल्ट उस वक्त तक ज्यादा इतना लोड नहीं ले रहे थे, क्योंकि अमेरिका इस बार सेकेंड विश्व युद्ध में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन अमेरिका ने फिर यह भी देखा कि हां, जो एडोल्फ हिटलर है वो पूरी दुनिया लगभग जीतने की कोशिश कर रहा है, तब इन्होंने कोशिश की कि हां, अब हम न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू करेंगे। और इसीलिए इन्होंने, और थोड़े दिन बाद 7 दिसंबर 1941 को, ज्यादा इनका मूड नहीं हुआ इसको बनाने का, लेकिन थोड़े दिनों ही बाद 1941 में ही एक बहुत बड़ा हमला हो गया। जापान ने हमला किया, अमेरिका की जो भी नेवी शिप्स वगैरह थी उनके ऊपर हमला किया और उनको उड़ा दिया। पर्ल हार्बर पर यह हमला था, और उसके बाद अमेरिका को बहुत गुस्सा आया। पर्ल हार्बर जो है, यहां पर कुछ आइलैंड्स है, और यहां के आइलैंड्स के ऊपर अमेरिका जो है देश, इनकी कुछ फ्लाइट्स वगैरह थी, कुछ शिप्स वगैरह थी, और इनके ऊपर जापान ने हमला कर दिया। जापान ने हमला किया तो अमेरिका ने कहा कि अब हम भी इस युद्ध के अंदर शामिल हैं। और इसको कहने के बाद में इन्होंने शुरुआत कर दी एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम इसलिए दिया क्योंकि इन राष्ट्रपति जी ने क्या किया, अमेरिकन मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग थी एक, इस विंग को बोला कि अब आप लोग जो है, जो भी इंजीनियर्स जो हो, वो अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इनको एक ऑफिस दिया गया, जो कि न्यूयॉर्क शहर में एक जगह है मैनहट्टन, वहां पर एक ऑफिस था। और उसी मैनहट्टन की वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम पड़ा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और ऑफिशियली यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ 13 अगस्त 1942 को। 13 अगस्त 1942 को यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और एक महीने बाद इनको एक आर्मी के ऑफिसर थे, कर्नल, उनको इनका हेड बनाया। और हेड बनाने के बाद में ये सारी चीजें आगे शुरू हुई। जो हेड थे वो थे लेस्ली ग्रूव। ये व्यक्ति जो है, इनको मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया 1942 के अंदर। ये जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर से बहुत, हम कह सकते हैं कि उनको, इनके काफी प्रेरणा स्रोत थे, इनको काफी अच्छे लगते थे, क्योंकि इन्होंने जब कॉलेज टाइमिंग्स के अंदर कुछ इनके भाषण सुने, कुछ थ्योरी सुनी, तो इसीलिए ये चाहते थे कि ओपनहाइमर भी इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। और इसीलिए इन्होंने ओपनहाइमर को बुला लिया कि आप आओ और हमारे साथ में काम करो। ओपनहाइमर आ गए, और आने के बाद काफी दिनों तक मेहनत चलती गई। उसी वक्त एक और बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ, और वो इन्वेंशन हुआ दिसंबर 1942 में। ये इन्वेंशन जो था, ये इन्वेंशन था चेन इन्वेंशन। साइंटिस्ट थे डॉक्टर फर्मी, इन्होंने ये इन्वेंशन किया चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन क्या होती है, देखिए, बहुत छोटी सी चीज है। अब जो चेन रिएक्शन होती है वो देखिए, चेन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो हमने एक न्यूक्लियस लिया है यूरेनियम का। इस न्यूक्लियस से अगर कोई न्यूट्रॉन आकर के टकराता है, तो ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, और जब ये डिवाइड होगा तो इसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। कितने? 3 न्यूट्रॉन, और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन आगे जाकर के अगले 3 जो न्यूक्लियस है उनसे टकराएंगे, और ये जब 3 टकराएंगे फिर से ये 2-2 में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ये फिर 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, और ये भी 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, ये भी 2 में डिवाइड हो गया, और इन सब के अंदर से 3-3 न्यूट्रॉन वापस से निकले।
और ये जो तीन तीन न्यूट्रॉन है ये आगे जाकर के वापस किसी न्यूक्लियस से टकराएंगे, न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, तीन वापस से न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये सेम न्यूट्रॉन जो है आगे जाके किसी न्यूक्लियस से टकराएगा और टकराने के बाद में दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। ऐसा कर करके ये जो है फिर आगे जाकर के ये वाला न्यूट्रॉन वापस जाके किसी न्यूक्लियस से टकराएगा, तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। ऐसे ये रिएक्शन जो है ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। और मान लो कोई यूरेनियम का एक इतना बड़ा कोई, हम समझ लो आप एक मटेरियल है यूरेनियम, उस एक इतने से मतलब 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। सोचो ये आपस में टकरा टकरा कर कितनी सारी एनर्जी बनाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी बनाने वाले हैं। और यही जो चेन रिएक्शन है जिसने सबको दिशा दे दी कि हां अब न्यूक्लियर वेपन बनाना बहुत आसान है, 100% बन जाएगा। जब ये चीजें हुई तब जो ओपेनहाइमर थे इन्होंने कहा मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट है इसको मैनहट्टन में ही नहीं करेंगे, इसके लिए हमको अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब अलग जगह जो है वो कहां ढूंढे, तो 3 जगहें ढूंढी गई। कितनी? 3 जगहें, सुनना अच्छे से। 3 जगह में सबसे पहली जगह थी ओक रिज टेनेसी। ये जो जगह थी यहां पर सारी फैक्ट्रीज वगैरह बनाई, मतलब पूरी लेबोरेटरीज वगैरह बनाई गई, साइंटिस्ट के रहने के लिए घर बनाए गए, चारों तरफ से पूरी नाकाबंदी करी गई, आर्मी को लगाया गया, किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए जो भी व्यक्ति यहां काम कर रहा था उसको किसी से भी बात करने, दूसरे व्यक्ति से बात करने की कोई भी इजाजत नहीं थी। तो यह एक बहुत सीक्रेट मिशन था जो कि चल रहा था। और इस मिशन के अंदर ये जो पहली फील्ड थी, ये पहली लोकेशन यहां पर थी। इस लोकेशन पर सिर्फ एक ही काम हो रहा था, और वो जो काम था कि यूरेनियम जो 238 है इसको कन्वर्ट करके यूरेनियम 235 बनाना। क्यों? क्योंकि जो अबंडेंट अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट है वो ये है, ये बिल्कुल कम है, लेकिन हमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए क्या चाहिए? यूरेनियम 235 चाहिए। तो हमको यूरेनियम 235 इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो चीज है ये ज्यादा फिजनेबल नहीं है, ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगी ये, इसीलिए हमको यही वाला हम कह सकते हैं मटेरियल चाहिए। तो इस लेबोरेटरी के अंदर सिर्फ एक काम था, यूरेनियम 238 को चेंज करके यूरेनियम 235 बनवाना। और इस चीज के लिए 4 मेथड्स प्रपोज किए गए। कैसे बनाएंगे इसको, कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो 4 मेथड दिए, और चारों जो मेथड थे वो कौन से थे? पहला मेथड था गैसियस डिफ्यूजन, दूसरा था सेंट्रीफ्यूज, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और चौथा था लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। ये 4 मेथड प्रपोज किए गए, लेकिन इन चारों में जो सबसे बेस्ट मेथड जो लगे वो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। ये 2 मेथड सबसे अच्छे लगे और इन दोनों को ही यूज किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर एक बड़ी सी चुंबक लेते थे और चुंबक से क्या करते थे? यूरेनियम 238 से 235 वाला यूरेनियम कैच कर लेते। जो दूसरा मेथड है लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन, इसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस से क्या करते हैं? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस पास करते एक पोरस मटेरियल से। पोरस मटेरियल मतलब समझ लो छन्नी होती है ना चाय पीने वाली, उसमें से पास करते थे इस गैस को। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे यूरेनियम 235 के वो तो आगे निकल जाते, और जो बड़े पार्टिकल्स होते थे यूरेनियम 238 के वो पीछे रह जाते। तो इस तरीके से इन दोनों को अलग किया जाता था। जैसे चाय के अंदर से छानते हैं ना, तो चाय की पत्ती पीछे रहती है, चाय अंदर से निकल जाती है, उसी टाइप से हम कह सकते हैं कि यूरेनियम 235 को अलग कर रहे थे। और ये जो यूरेनियम 245 को इस तरीके से कुछ अलग किया जा रहा था कि 235 यहां से निकल गए और 238 यहां पर पीछे रह गए। ये पहला फील्ड जो था उसमें ये सब चीजें हो रही थी। दूसरी जो फील्ड थी उसमें प्लूटोनियम से कुछ ना कुछ चीजें हो रही थी। ये हो रही थी यूरेनियम से। फील्ड नंबर 1 में किससे चीजें हो रही थी? यूरेनियम। और कौन सा यूरेनियम चाहिए हमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए? यूरेनियम 235 चाहिए। इसीलिए पहली फील्ड में यूरेनियम 238 से हम क्या कर रहे थे? यूरेनियम 235 बना रहे थे। दूसरा जो मेथड था, दूसरी फील्ड जो थी, वो दूसरी फील्ड कहां थी? वॉशिंगटन के अंदर थी, और वहां पर प्लूटोनियम से हम बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्लूटोनियम कैसे बनता है?
प्लूटोनियम में भी क्या होता है कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, उसको बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम 238 से। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, इसी हाइड्रोजन के आइसोटोप को यूरेनियम 238 से बम्बार्ड करते हैं और तब जाकर के प्लूटोनियम निकलता है। ये जो प्लूटोनियम है ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा खतरनाक है यूरेनियम से। तो ये दोनों चीजें साथ में चल रही थी, फील्ड 1 फील्ड 2 दोनों साथ में काम हो रहा था। प्लूटोनियम का आविष्कार 1940 में ही हुआ था, तो इसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत थी। तो ये चीजें तो काफी हद तक हो रही थी। अब मान लो कि सब चीजें मिल गई, अब तीसरा काम था कि बम बनाना। रिएक्शंस तो हमने सारी चेक कर ली, कैसे अलग करना है, सामान वगैरह सब मटेरियल वगैरह निकल गया। अब तीसरा काम था बम बनाना। तो बम बनाने के लिए जो जगह देखी गई वो देखी गई मैक्सिको के अंदर, और ये जो जगह थी ये ओपनहाइमर ने ही डिसाइड की थी कि मैक्सिको में एक ऐसी जगह है जहां पर आसपास में कुछ भी नहीं है, हम यहां पर बम बनाएंगे और टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो तीसरी जो फील्ड थी वो थी मैक्सिको के अंदर, और वहां पर जब ये गए तो जो कर्नल साहब थे उन्होंने क्या किया कि ओपनहाइमर को हेड बना दिया, इस डायरेक्टर बना दिया पूरे इस हम कह सकते हैं कि मैक्सिको के प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट वाई का पूरा हेड बना दिया, और सारी जिम्मेदारी उनको दे दी कि अब जो है वो आप ही संभालो। उनको हेड बनाने के पीछे क्या रीजन था देखिए। ये जो ओपनहाइमर को जो हेड बनाया वो बनाया था 20 जुलाई 1943 को। ओपनहाइमर का इसमें क्या रोल था अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। एक्चुअल में ओपनहाइमर का जो रोल था वो काफी हद तक कमाल का रोल था। ये जो जगह देख रहे हो तुम, ये है मैक्सिको की वो जगह लॉस एलमोस, यहां पर वो प्रोजेक्ट वाई जो था उसको यूज किया गया। न्यूक्लियर फिजन आपने देख लिया है। अब देखिए ओपनहाइमर की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो था क्रिटिकल मास को कैलकुलेट करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास देखो, हमको यूरेनियम मिल गया 235, यूरेनियम 235 मिल गया, लेकिन जब बम बनाना होता है तब एक मास चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मास चाहिए कि इतने अमाउंट पर प्रॉपर बम्बिंग हो जाएगी, बॉम्ब फूट जाएगा। उसको बोलते हैं, हम कह सकते हैं क्रिटिकल मास। ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास है ताकि उसके अंदर से फ्यूजन की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो पहला जो मेथड जो कर रहे थे, पहला जो बम बना रहे थे यूरेनियम वाला, उसमें क्या तरीका अपनाया जा रहा था देखिए। ये जो बम बना है ये न्यूक्लियर बम बना था पहला। इसमें एक्चुअल में क्या था देखो, इस बम के अंदर दो यूरेनियम के ऐसे हम कह सकते हैं मटेरियल्स डाले गए और इनको बंदूक से ऐसे फायर किए गए। अब जोर से जब ये फायर किए जाते हैं, दोनों चीजें आपस में मिलती है, मिलते ही क्रिटिकल मास अचीव हो जाएगा, और जैसे ही क्रिटिकल मास अचीव होगा एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, फिजन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये चीजें होगी बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। ये था यूरेनियम से बनाया हुआ बॉम्ब जिसका नाम रखा था लिटिल बॉय, और इसी लिटिल बॉय का इस्तेमाल हुआ था बाद में हिरोशिमा नाम की जगह पे। अब देखिए जो दूसरा बॉम्ब बन रहा था जो दूसरी फील्ड में, वो एक्चुअल में इस तरीके का बॉम्ब नहीं था, वो अलग था। ये प्लूटोनियम का बॉम्ब था। प्लूटोनियम का जो बॉम्ब था ये ब्लास्टिंग से नहीं हो रहा था, इसका जो फंडा था वो बिल्कुल अलग था। एक्चुअल में प्लूटोनियम का यूज अगर हम ऐसे करें तो ये दोनों आपस में जुड़ने से पहले ही इनका जो है क्रिटिकल मास अचीव हो जाएगा और ये पिघल जाएगा, और वहीं पर पिघल के ब्लास्ट नहीं होगा। इसीलिए इनके अंदर जो मेथड यूज किया गया वो थोड़ा अलग था। एक्चुअल में इस बम के बीच में यहां पर प्लूटोनियम रखा गया और साइड में एक्सप्लोजिव रखा गया, और इस प्लूटोनियम को बहुत प्रेशर और डेंसिटी में रखा गया। जब ये जो एक्सप्लोजिव जलता है, जलने की वजह से इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आता है, ज्यादा प्रेशर आने से इसका जो क्रिटिकल मास है वो अचीव हो जाता है और बहुत बड़ा इंप्लोजन होता है, और उसी वजह से प्लूटोनियम जो है वो ज्यादा खतरनाक माना गया था। और यही प्लूटोनियम है जिसका नाम रखा गया फैट मैन, और इसका इस्तेमाल 9 अगस्त को हिरोशिमा की जगह नागासाकी में यूज किया गया था। और ये जो बॉम्ब था वो प्लूटोनियम का था। अब प्लूटोनियम का बॉम्ब बन गया, यूरेनियम का बॉम्ब बन गया, लेकिन प्लूटोनियम का जो बॉम्ब था वो थ्योरेटिकली ज्यादा था, इसको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी था। तो
तो ओपनहाइमर ने क्या किया, रिक्वेस्ट की कि हमको इसकी टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। पहले तो काफी मना किया गया कि नहीं, प्लूटोनियम बहुत मुश्किल से मिलता है, महंगा होता है, इसलिए हम इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी था। इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक बड़ा सा टावर बनाया गया, लगभग 100 फुट का टावर जो बनाया वो ऐसा था, और इस टावर के नीचे इस बॉम्ब को लटका दिया गया। टेस्टिंग वाला जो बॉम्ब था प्लूटोनियम से बना हुआ, इस बॉम्ब का नाम रखा था गैजेट। क्या नाम रखा था? गैजेट नाम रखा था टेस्टिंग वाले बॉम्ब का, ठीक है। और इसको यहां से नीचे गिराना था और फिर देखना था कि कितना ब्लास्ट होता है। यह हो रहा था 16 जुलाई 1945 को। इसका नाम दिया गया ट्रिनिटी टेस्ट। ओपनहाइमर पीछे बहुत लगभग 20 किलोमीटर दूर बैठ के देख रहे थे, और जब इन्होंने ये देखा, ये जब नीचे गिरा तो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि आप कल्पना नहीं लगा सकते। ओपनहाइमर ने जो सोचा था उससे 50 गुना बड़ा ब्लास्ट हुआ, 50 गुना बड़ा। और इतना बड़ा हुआ कि ये जो इसकी आग की जो लपटें हैं करीबन 12-15 किलोमीटर ऊपर आसमान में गई। इसका इफेक्ट करीबन 150 किलोमीटर दूर देखा गया। कितना? 150 किलोमीटर दूर तक देखा गया। इतना भयंकर ये बम था। इस एरिया रेडियस में जो भी व्यक्ति था या जो कुछ भी था वो मर जाएगा। जो पूरा टावर था वो पिघल गया। 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से वो पूरा पिघल के राख हो गया। ये कुछ फोटोज लिए थे टेस्टिंग से पहले, जब इस टेस्ट को किया गया। अब जब ये टेस्ट पूरा हो गया तो उस वक्त पूरा होने के बाद में अब इसका यूज करने का वक्त आ गया। और यूज जो करना था वो कहां करें, तो ऑफ कोर्स की बात है, जर्मनी जो है उस वक्त तक हार मान चुका था। इसीलिए सोचा कि इसको अब जापान के ऊपर ही करें, क्योंकि जापान मान नहीं रहा था एक तरीके से। तो इसीलिए जापान के ऊपर सोचा कि हिरोशिमा के ऊपर हम इसका यूज करेंगे। तो पहले ही दिन 6 अगस्त का दिन था और हिरोशिमा के ऊपर ये लिटिल बॉय नाम के बम को गिरा दिया गया, जिससे कि बहुत लोगों की मौत हुई। जापान फिर भी नहीं माना। ओपनहाइमर ने बोला कि अब बस बहुत है, इसका हम और ज्यादा यूज नहीं करेंगे। जब ओपनहाइमर में टेस्टिंग में देखा था ये, तो उसी वक्त ओपनहाइमर के मुंह से एक आवाज निकली थी कि मैं जो है वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान बन गया हूं। और ये चीज उन्होंने कहां से बोली? उन्होंने बोली थी भगवत गीता के अंदर। श्री कृष्ण जो है वो ये चीज बोलते हैं, और वही सेम वाक्य इन्होंने बोला था ओपनहाइमर ने। और जब ये हिरोशिमा के ऊपर हमला हुआ तो ओपनहाइमर को उम्मीद नहीं थी कि अब और हमला भी होगा। लेकिन 3 दिन बाद 9 अगस्त के दिन नागासाकी पर और ज्यादा बड़ा हमला हुआ, और यह था इस फैट मैन का हमला और ज्यादा था। ये दोनों हमले इतने खतरनाक थे, 2 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई। काफी टाइम तक यहां के लोग जो है बीमारियों से ग्रस्त रहे थे, और ये इतिहास का सबसे भयानक समय था। हम कह सकते हैं कि सबसे खराब चीज थी इंसान के लिए। ओपनहाइमर को समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो है अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। मेरी वजह से इतने लोग मरे हैं, करीबन 2 लाख। ये उस टाइम फिर इनके अमेरिका के जो रूजवेल्ट थे वो एक्सपायर हो गए थे, और उनकी जगह पर नए राष्ट्रपति बने हैरी एस ट्रूमैन। और इनके पास में ये मिलने के लिए गए, और जब ये मिलने के लिए गए तो बोला कि मेरे हाथ में खून लगा है इतने सारे लोगों का, आपने ऐसा काम क्यों किया? तो प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम्हारे हाथ में नहीं है खून, तो मेरे हाथ में है, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह सारे मेरे थे। और ऐसा कह के इन्होंने ओपनहाइमर को वहां से निकाल दिया। ओपनहाइमर वहां से निकलने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में वो जाकर के काम करने लग गए। एक हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ लॉन्च इससे इस्तीफा दे दिया। और 1950 में इससे भी बड़ा बॉम्ब बनाने की जब सोच रहा था अमेरिका, तो उन्होंने बहुत अपोज किया, बहुत ज्यादा अपोज किया। लेकिन फिर भी अमेरिका नहीं माना, और उस वक्त के जो महान साइंटिस्ट जिनकी मैंने अभी बात की थी, इन्होंने एडवर्ड टेलर ने इस हाइड्रोजन बॉम्ब को बना डाला और बन गए फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये एटॉमिक बॉम्ब से काफी ज्यादा खतरनाक था।
और इसीलिए ये काफी टाइम तक मना करते रहे, नहीं माने। ये 1945 में बीच पर रहने चले गए अपने बच्चे और अपने बीवी के साथ में। 1963 में इनको फर्मी अवार्ड दिया गया और 18 फरवरी 1967 को इनकी मौत हो गई थ्रोट कैंसर की वजह से, क्योंकि ये स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म अभी आई है, आप जरूर अगर कोशिश करिएगा जाकर देखिएगा, क्योंकि उस फिल्म में बहुत ही अच्छी साइंस दिखाई गई है। तो ये टॉपिक बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और आपकी क्या राय है ओपनहाइमर की वजह के बारे में? क्या वो सही इंसान थे? क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? एक राय यह भी दी जाती है कि अगर ओपनहाइमर ये बॉम्ब नहीं बनाते तो जर्मनी ये बॉम्ब बना देता, और जर्मनी अगर बनाता तो अडोल्फ हिटलर इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कर देता। एक तरीके से सही भी था, एक तरीके से गलत भी था। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।